नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। यमुनानगर में एक बार फिर ये कहावत उस वक्त सच हुई जब बुढ़िया चौक पर एक बड़ा कंटेनर तेज गति से आगे आए वाहन को बचाने के चक्कर में बिजली के पोल से जा टकराया। टक्कर लगते ही कंटेनर का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया और बिजली की तारें टूट गई, लेकिन गनीमत ये रही कि कंटेनर का ड्राइवर भी बच गया। आज सुबह जगाधरी बुढ़िया चौक स्थित एक बड़ा कंटेनर बिजली के पोल से जा टकराया। इस दुर्घटना से एक ट्रक ड्राइवर बाल बाल बचा। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। जानकारी देते हुए एएसआई बलदेव राज ने बताया कि कंटेनर के ड्राइवर के आगे एकदम से कोई वाहन आया। वह उसे बचाने के चक्कर में उसने ब्रेक लगा दी और अचानक ब्रेक लगाने से नियंत्रण बिगड़ गया और कंटेनर एकदम पोल से जा टकराया। सूचना मिली थी कि एक हाइड्रा ने बिजली का खंभा तोड़ दिया है, तो सूचना पाकर मौके पर पहुंचे हैं और क्रेन बुला के और इसको साइड में करवाने लग रहे हैं। तो सर ड्राइवर की हालत सर कैसी है सर? हाँ, ठीक ठाक है, किसी जान माल का नुकसान नहीं है। तो सर क्या नशे में सर वाहन चला रहा था सर? अभी कोई पुष्टि नहीं हुई। अचानक कोई व्हीकल अननोन व्हीकल आगे आ गया था, इसने कट मारा उसको बचाने के लिए और ये बिजली के खंभे में गाड़ी लगती है। तो सर कोई नुकसान भी हुआ है सर? एक बिजली के खंभे का नुकसान हुआ है, इसके अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ। बाकी सर जो भी ट्रक का नुकसान हुआ है? हाँ, ट्रक का नुकसान हुआ है। नवरात्रों पर इस बार मंदिरों में पहले वाली चहल पहल भजन कीर्तन नहीं है। लोग मंदिरों में आ रहे हैं। दर्शन से पहले श्रद्धालुओं के हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन मंदिरों में ना तो भजन कीर्तन है, ना श्रद्धालुओं को ज्यादा देर रुकने दिया जा रहा है। नवरात्रों पर हर वर्ष मंदिरों में मेले जैसा माहौल रहता था। श्रद्धालुओं की लाइन नहीं टूटती थी। कई घंटों बाद दर्शन के लिए नंबर आता था, तब भी लोग शांतिपूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करते थे। लेकिन अब मंदिर 2 घंटे के लिए सुबह और 2 घंटे के लिए शाम को खोले जा रहे हैं और श्रद्धालुओं को मूर्तियों से दूर रहने की हिदायतें दी जा रही हैं। काल में और अब में तो बहुत बड़ा अंतर है। पहले कोई प्रतिबंध नहीं होता था, हर टाइम भजन कीर्तन चलता था और नवरात्रों में एक बहुत ज़्यादा रौनक रहती थी। लेकिन इस बार जो है एक प्रतिबंधित सा है, एक घुटन सी लगती है। हालांकि इसी नवरात्रों में अब मंदिर खुलना शुरू हो गया है। माता जी का मंदिर खुलना शुरू हुआ है 2 घंटे के लिए, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक खुलता है। लेकिन एक विधि से सारे लाइन में जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का, टेम्परेचर का, हर तरह से टेम्परेचर चेक किया जाता है, सैनिटाइज़ किया जाता है और एक गैप मेंटेन करके सबको दर्शन किए जाते हैं और किसी को मतलब रुकने नहीं दिया जाता ताकि कहीं भीड़ ज़्यादा ना हो जाए। तो ये बहुत बड़ा अंतर है जो एक अपने आप में एक प्रतिबंधित सा लगता है। तो क्या चाहते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? देखो, महारानी जी से यही प्रार्थना है कि ये जो प्रतिबंध है समाप्त हो, सब लोग पहले की तरह प्यार और सौहार्द से जो है मत्था टेकें, एक खुशी का माहौल हो। अभी तो बहुत बड़ा भय है पूरे समाज में कि ये बीमारी कहीं कोई विकराल रूप ना ले ले और किसी को अपने ग्रास में ग्रस ना ले। तो यही प्रार्थना है। भगवान सबको सुख शांति दे और ये कोरोना महामारी से सबको राहत दिलाए, इससे हमें जल्दी से निजात दिलाए और मंदिर और सारे लोगों के कामकाज सब अच्छे से चलें और स्वस्थ रहें। पहले आप नवरात्र में आते थे और इस बार कोरोना काल में आए, तो कैसा अंतर लगा? पहले आते थे तो मंदिर के कपाट खुले होते थे, भजन कीर्तन चलता था, संगत आती जाती थी। इस बार जो है दूर से दर्शन हो रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा जो है पाठ पूजा या नित्य नियम जो है वो नहीं हो पा रहा है। नियमों का पूरा पालन हो रहा है सख्ताई से, तो थोड़ा सा बस यही है प्रार्थना महारानी जी से कि जल्दी से सब ठीक हो और इस तरीके की भजन कीर्तन की व्यवस्था फिर हो संगत के लिए। तो और आज क्या मनोकामना लेके आए हैं आप? बस यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबको सुख शांति मिले और जल्दी से सब कुछ ठीक हो और जल्दी से भजन कीर्तन पठन पाठन और गुरु जी के दर्शन सब कर सकें, दोबारा से मंदिर के कपाट पूरे तरीके से खुल सकें।
हरियाणा का यमुनानगर औद्योगिक शहर प्रदूषण के मामले में देश में पहले नंबर पर आ गया। सोमवार को यमुनानगर की एयर क्वालिटी 345 दर्ज की गई, जो देश भर में सर्वाधिक थी। इसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने कई कदम उठाए। यमुनानगर औद्योगिक शहर है, जहां हजारों छोटे बड़े उद्योग लगे हुए हैं। इसके अलावा आजकल खेतों में पराली जलाने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। कई इलाकों में कूड़े के ढेर में आग लगाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। इस सब के अलावा कंस्ट्रक्शन वर्क प्रदूषण बढ़ाने का एक बड़ा कारण सामने आया है। वाहनों में रेत सीमेंट ले जाने का वाहन भी प्रदूषण की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। लगातार प्रदूषण बढ़ने से लोग परेशान हैं। आपका क्या नाम है, 3 व्हीलर वगैरह चलते हैं रोड के ऊपर, इतना पोल्यूशन फैलाते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर इनका क्या नाम है जांच की जाए तो सारे जो है आधे से ज़्यादा 50% पोल्यूशन जो है 3 व्हीलरों के कारण यमुनानगर। तो ऐसा है कि पोल्यूशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है जी। इसमें से ये है कि यहाँ पे जो क्या नाम है कमेटी वाले हैं, ये अपना कूड़ा वगैरह भी जलाते हैं और उससे भी काफ़ी पोल्यूशन होता है। और जगह जगह जहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हैं वहाँ पे कई बार आग लगा देते हैं, उठाते नहीं हैं, इसकी वजह से ही पोल्यूशन बढ़ रहा है। है ना, इसका अपना माइनिंग का बहुत काम है और यहाँ पे आप देखते हो कि ओपन लोडिंग होके जाती है, उसको कवर्ड किया जाए, पानी किया जाए। वहाँ पे जहाँ पे ये ये प्लांट हैं माइनिंग के स्क्रीनिंग प्लांट, वहाँ पे डस्ट बहुत उड़ती है। वहाँ पे भी गवर्नमेंट को जो है रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। और तो आम जनता से मेरी प्रार्थना है कि इसकी स्वच्छता की तरफ ध्यान दिया जाए, मास्क लगा के बाहर निकलें, पेड़ लगाएं, हरियाली रखें, घर में सफाई रखें ताकि पोल्यूशन कम हो सके, हम राहत की सांस ले सकें। मैं KB मेहता एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जगाधरी। पोल्यूशन के लिए हमें सभी का ये दायित्व बनता है कि एक तो सफाई का ध्यान रखें, ट्रीज लगाएं और सरकार को इसके लिए जो फैक्ट्री चल रही हैं उन पे भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, टाइमिंग सेट करने चाहिए इनके। जैसे गाड़ियों का है, जैसे दिल्ली में होता था E1 E2, वो लागू करना चाहिए। अभी आज मैंने अखबार में पढ़ा कि थर्मल प्लांट को सरकार देख रही है, कुछ यूपी का हरियाणा के थर्मल प्लांट भी बंद करने जा रही है। बंद करने से अच्छा ये है कि उनमें वो लगाए जाएं उपकरण कि जो पोल्यूशन को रोक सकें। और खाली एक पराली पे नहीं, सभी चीज़ों की तरफ देख के सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए जहाँ से पोल्यूशन फैलता है। इंडेक्स था यमुनानगर का वो 345 था और जो अभी जो चल रहा है राइट नाउ वो 89 चल रहा है अभी क्या हो रही। तो इंडिया में या हरियाणा में कहाँ स्थिति मान है? देखिए अभी जो हमारी एयर क्वालिटी है बैड पुअर कैटेगरी में लाई कर रही है अभी, और कल हमारा रेड कैटेगरी में था 340 यमुनानगर। तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या कैसे क्या मेजरमेंट है? नहीं, इसमें देखिए मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए जब ये विंटर सीज़न आ जाता है, हर साल का थोड़ा सा इशू रहता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए और पब्लिक के लिए भी इनकन्वीनियंस रहती है हर साल। जो हमें समझना पड़ेगा कि भी जो चीज़ें तो एकदम से चेंज नहीं होती है। जैसे अगर हम यमुनानगर की ही बात करें, ऐसा हम सितंबर से अक्टूबर में आया, तो सितंबर से अक्टूबर आने में कोई भी पोल्यूटिंग एक्टिविटी में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया। ये सिर्फ एक एनवायरनमेंट का फ़र्क है। जैसे हम एक विंटर सीजन में एंटर कर रहे हैं, तो विंटर सीजन में क्या होता है कि हमारी जो हवा है वो थोड़ी डेंस हो जाती है, थिक हो जाती है और हैवी हो जाती है। और उस वजह से जो पोल्यूशन का जो मिक्सिंग है, पार्टिकल हैं, जो हमारे डस्ट पार्टिकल हैं, जो उनकी मिक्सिंग हाइट है वो डाउन रह जाती है, वो ऊपर तक ट्रैवल नहीं कर पाते एटमॉस्फेयर में फ्रीली। और दूसरा एक कंट्रीब्यूशन जो ऐड होता है अक्टूबर के मंथ में, वो होता है हमारी स्टबल बर्निंग, जो कि हमारी जैसे धान का सीज़न चल रहा है, सभी हमारे फार्मर्स हैं, किसान भाई हैं, अपनी फसल काट रहे हैं। बट गवर्नमेंट के काफ़ी एक्सटेंसिव स्टेप्स के बावजूद हमने काफ़ी हैवी सब्सिडीज़ पे बेलर्स वगैरह किसानों को प्रोवाइड कराए, बट फिर भी काफ़ी इंसिडेंट्स ऐसे हैं कि किसान अभी भी अपनी पराली को जला रहे हैं। उसके कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, बट जो ऐसा नहीं है कि हमारा जो AKU है इसमें स्टबल बर्निंग का सिर्फ यमुनानगर का ही कंट्रीब्यूशन है।
हमारे जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जो स्टबल बर्निंग के जो इंस्टांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। मैं अपनी थोड़ा कंपैरेटिवली बात करूं तो यमुनानगर में जो स्टबल बर्निंग के जो अभी तक इंसिडेंट्स हुए हैं अभी तक 19 तारीख तक वो 190 के आसपास हुए हैं, जबकि मैं कुरुक्षेत्र और करनाल की बात करूं वो स्टबल बर्निंग के जो इंसिडेंट्स है वो 500 क्रॉस्ड हैं। और अम्बाला की हम बात करूं नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है हमारा दूसरा, तो वो 300 हमारे इंसिडेंट्स वहाँ पे क्रॉस हुए। तो उनका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर आ सकता है। हमारा जो एक है वो आज की डेट में बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। और जो मैंने इसको इवैल्यूएट किया है अपने इसमें AQ हमारा क्यों बढ़ रहा है, इसके जैसे हमारा जो यहाँ का AQ इंडेक्स मेज़र करने के लिए हमने कॉन्टीन्यूस एम्बेडेड क्वालिटी स्टेशन लगाया हुआ है। हमारा पंचायत भवन में लगा हुआ है। और पंचायत भवन जैसे कि आप जानते हैं ऑन रोड पड़ता है यहाँ पे यमुनानगर जगाधरी रोड पे। और यमुनानगर जगाधरी रोड पे ट्रैफिक भी काफ़ी है और पेमेंट भी कुछ जगह पे पक्की नहीं है, तो उस वजह से डस्ट पोल्यूशन और व्हीकुलर पोल्यूशन भी इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा, तो इमीडिएटली एक्सपोजर आ रहा है CQMS में और हमारा इंडेक्स उसकी वजह से बढ़ रहा है। अपार्ट फ्रॉम अदर रीज़न जो जिसमें आपका स्टबल बर्निंग की वजह से आ गया और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आ गया और गार्बेज बर्निंग के भी कुछ चांसेस हो सकते हैं इसमें। आज अम्बाला के सेंट्रल जेल में एक हवालाती की अचानक तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। जांच में जुटी पुलिस ने बताया कि 37 वर्षीय अजय IPC की धारा 392, 397 और आर्म्स एक्ट के तहत पंचकुला से अम्बाला जेल भेजा गया था। अम्बाला की सेंट्रल जेल में बंद एक हवालाती की अचानक तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज भी 37 वर्षीय अजय की दिन में तबीयत खराब होने पर उसे अम्बाला शहर के नागरिक अस्पताल लाया गया था, जहां से इलाज के बाद उसे वापस जेल भेज दिया गया। लेकिन रात को अचानक दोबारा तबीयत खराब होने पर उसे फिर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। सेंट्रल जेल में एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है, क्या कुछ इसमें जानकारी मिल पाई और क्या कारण है मौत की वजह? अजय कुमार बच्चू है, उसकी उम्र करीब 37 साल है। ये 392, 397, 2554 आर्म्स एक्ट में बंदी था और कल इसकी तबीयत ख़राब हुई तो इसको सिविल हॉस्पिटल में जेल प्रशासन ने एडमिट करवाया। वहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद ये वापस जेल में आ गया था। इसकी तबीयत दोबारा ख़राब हुई, दोबारा इसको लेके गए हॉस्पिटल। पहुंचने के कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। सर पोस्टमार्टम वगैरह पर किस वजह से मृत्यु हुई है? अभी उसके परिजन पहुंचे नहीं हैं और पोस्टमार्टम की जो प्रोसीडिंग है वो GMIC करेंगे, तो उनके परिजन पहुंचने के बाद उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। सर अम्बाला से ही इसे जेल में शिफ्ट किया गया था किसी अदर? नहीं, ये पिंजौर थाने के किसी मुकदमे में। करनाल के झंझाड़ी गांव में पोल्ट्री किसान ने बैंक वालों से परेशान होकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। आज उस किसान का हालचाल जानने के लिए और उसके परिवार से मिलने के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूने पहुंचे। बैंक के लोन ना देने के चलते झंझाड़ी गांव में एक पोल्ट्री किसान ने आत्महत्या का प्रयास किया था। तबीयत खराब हुई और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी उनका हाल चाल जानने पहुंचे। चड़ूनी ने कहा कि किसान की हालत आज देश में क्या हो गई है ये सबके सामने है। इस मामले में बैंक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और किसान को राहत मिलनी चाहिए। देखिए, इस देश की बदकिस्मती है कि सारी मार किसान पे ही पड़ती है और जो बाकी वर्ग हैं, अगर हम देखें पूंजीपतियों का अगर हम आंकड़ा देखें तो पूंजीपतियों के कर्जे के में ऐसा नहीं होता। आपका उदाहरण मैं देता हूँ आपको,
आपके करनाल का ही एमपी है जो 35,000 करोड़ का जिसने वो लेके और फुर हो गया है, और उसने तो आत्महत्या नहीं की, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 15 लाख करोड़ का आज डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट भी नहीं कह सकते उसको, एनपीए जो हो गया, जो वसूला ही नहीं जा सकता। देश के कुल कर्जे से 2 गुना उनका क्या कर लिया। हमारे देश का कानून, अगर एक आदमी की 10 फैक्ट्री हैं, एक फैक्ट्री घाटे में गई, 9 फैक्ट्री मुनाफे में है, जो घाटे में गई उसकी सरकार मालिक है, जो मुनाफे में गई उसके मालिक खुद मालिक है, वो 9 बेच के उसके पैसे कभी वसूले गए क्या? तो किसान से मिले आप, क्या बताया उन्होंने? देखिए, किसान से तो मिलके कोई बात हो ही नहीं पाई, वो तो बोलने की स्थिति में नहीं है, आईसीयू में है, केवल देख ही पाए हैं उनको, और बोलने की हालत में। परिवार से बात हुई होगी जी? परिवार से बात हुई? हाँ, परिवार से बात हुई, और परिवार ने जो बताया है ये एक बड़ा घोटाला, इसके पीछे बड़ा घोटाला, किसानों को मरने के लिए मजबूर करने का एक षड्यंत्र। पहली बात, जब लोन दिया गया तब 10 लाख रुपए की रिश्वत ली गई। ये जो परिवार वाले हैं उसका नाम बता रहे हैं, वीडियो में उसका नाम ले रहे हैं, उस पर अभी तक कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ। तो बैंक के अधिकारी शामिल हैं? जब नीलामी की गई 300 रुपये 250 रुपये वाली मुर्गी 51 रुपये में, 51 रुपये में तो दाल भी नहीं आती अब। 51 रुपये में कितना बड़ा घोटाला आप समझ सकते हो। जो बारे में क्या कहना चाहेंगे? बड़ौदा उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में देखिए, दुष्यंत चौटाला के बारे में यह कहना चाहूँगा कि देश की बदकिस्मती है कि आज देवीलाल का खून, आज सर छोटू राम का खून, वो भी आज किसानों के विरुद्ध खड़े हैं। ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर उसमें कहीं देवीलाल के खून का एक कतरा भी बाकी है तो उसको सरकार से रिजाइन करके किसानों के बीच में चुनाव में जाएंगे स्टार प्रचारक के तौर पर वोट मांगने? देखिए, वो जाएंगे, अब ये हम लानत इनको दे सकते हैं और या ये कह सकते हैं कि किसानों की इससे बड़ी बदकिस्मती कुछ नहीं हो सकती कि जिस पे किसानों ने भरोसा किया उसी ने किसानों को बेच दिया। तो बड़ौदा चुनाव में लगता है कि किसान अध्यादेश मामला कोई असर डालेगा? देखिए, असर तो डालेगा, बीजेपी जीत तो नहीं पाएगी वहाँ, असर तो ये डालेगा। और लेकिन सवाल इस चीज़ का है, हम उस पर कई बार गंभीरता से सोचते हैं कि चलो बीजेपी हार जाएगी, कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने भी अभी तक ये नहीं कहा कि अगर हमारा राज आया तो हम एमएसपी के गारंटी का कानून बनाएंगे। कम से कम कांग्रेस को तो ये गारंटी देनी चाहिए कि अगर हमारा राज आया तो हम एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे, हम टोटल किसानों को कर्जा मुक्त करेंगे। नरेंद्र मोदी को आपने रावण की संज्ञा दी थी, रावण कहा था जी, कहा था, दर्ज हुए हैं, और दोबारा से आप वो चीज़ कह रहे हैं। तो मैं दोबारा से फिर कह रहा हूँ, ये भारत का रावण है जो किसानों को मार रहा है। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, क्या इससे दुखदायी घटना कोई हो सकती है? क्या इससे बड़ा कोई देश के अंदर अव्यवस्था हो सकती है? कौन इसको कंट्रोल करेगा? मौके की सरकार ही तो कंट्रोल करेगी। पर्चे दर्ज हुए आपके? जी, पर्चे दर्ज हुए, खूब हुए, कर रहे हैं। तो अब 10 तारीख को 307 के पर्चे, इरादा कत्ल के, किसका कत्ल करने जा रहे हैं? हम रैली करने जा रहे हैं, हम अपनी बात कहने के जा रहे हैं तो हम कातिल हो गए। हम उनका विरोध करने के लिए, काले कानून का विरोध करने के लिए जा रहे हैं, हम कातिल हो गए। हार्ट अटैक से आदमी मरता है, 302 के मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज करा दिए जाते हैं। ये देश है, ये व्यवस्था है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।